अरे उस बुढ़िया को पकड़ो, चोरनी कहीं की बुढ़िया, यहाँ खाना बनाने आई थी या चोरी करने? पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है, अपने इज्जत का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहता इन लोगों को। अरे पता नहीं और कितना दिन तक जिंदा रह लेगी ये बुढ़िया, जिसने आज भी चोरी करना नहीं छोड़ी। कहते हुए शादी के समारोह में आए एक रिश्तेदार ने सरला जी के हाथ में खाना की पोटली को खींचते हुए उन्हें गालियां देते हुए लोगों को आवाज़ दे रहा था कि इस बुढ़िया की करतूत तो देखो। और दोनों की छीना झपटी में वो सारा खाना ज़मीन पर गिर गया, जबकि उस पोटली में केवल दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी ही थी। कोई 56 भोग भी नहीं रखा था सरला जी ने। तभी मनोज, जिनकी बेटी की शादी का समारोह हो रहा था, वो भी वहाँ पहुँच गया। उसने जब देखा सरला जी खाना लेकर जा रही हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और खाना में केवल सादा दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी। उसने खाना को ध्यान से देखा तो उसने अपना दिमाग लगाया कि आखिर ये औरत सिर्फ सादा खाना ही, वो भी छुपा कर, जबकि यहाँ तो 56 भोग अर्थात एक से बढ़कर एक नई डिश बने हैं। हो ना हो जरूर ये मजबूरी की मारी है। और उसने याद करने की कोशिश किया ये कौन हो सकती है, क्योंकि उनका चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तब उसे याद आया कि अरे ये तो सरला काकी हैं, उनके पड़ोस में ही रहती थी। जब काकी शादी होकर आई थी तब मनोज बहुत छोटा था, लेकिन रोजी रोटी कमाने की आपाधापी में सब गांव से शहर गए तो वहीं के होकर रह गए। लेकिन कई दिनों बाद अपने दिल के सबसे करीबी को देखा, फिर भी एक दूसरे को नहीं पहचान पाए। मनोज तो छोटा से बड़ा हो गया इसलिए कोई नहीं पहचाना, लेकिन जब मनोज ने अपने दिमाग पे जोर डाला तो वो उन्हें पहचान लिया। वो उन्हें देखकर खुशी से उछल पड़ा और कहा, ये तो सरला काकी है, जो किसी समय में अपने इलाके की सूबेदार की पत्नी हुआ करती थी, जहाँ 10-10 नौकर 24 घंटे खाना खाकर पड़े रहते थे। और मनोज सरला जी को बचपन से जानता था कि वह कितनी दयालु और सबकी लोकप्रिय मुखिया हुआ करती थी, जिनका निर्णय सराखों पर हुआ करता था। लेकिन उनकी ऐसी दुर्दशा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस समय तो किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ काम कर रहे एक सहयोगी से कहकर उनके लिए फिर से दाल चावल और सब्जी परोसकर मंगवाया और सम्मानपूर्वक उन्हें दिलवाया। दरअसल सरला जी उस शादी समारोह में कैटर के साथ सब्जी काटने और खाना बनाने में मदद करने के लिए मजदूर के रूप में वहाँ गई हुई थी, लेकिन उन्हें कुछ याद आते ही उन्होंने वैसी हरकत की थी। जब ये बात कैटर को पता चली तो उसने उसे खूब डांटा, लेकिन मनोज ने उसे समझाते हुए कहा, भाई कोई बात नहीं, जब मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो आप उन्हें क्यों डांट रहे हो। और भी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन किसी ने उन्हें बुलाकर अंदर ले गया। थोड़ी देर में सरला जी अपनी गर्दन झुकाए चेहरे को अपने पल्लू से ढके आंखें नीचे किए चुपचाप वहीं पहुंच गई जहां अन्य मजदूर सब्जी काट रहे थे। सभी लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन उस कैटर ने उन्हें और जलील करना उचित नहीं समझा और उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। उस दिन का सारा काम निपटाकर सरला जी ने सभी लोगों के साथ भरपेट खाना खाया और उस कैटर के कहने से थोड़ा सा खाना फिर से लेकर चली गई। मनोज भी अपनी बेटी की शादी में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे बाद में सरला जी से इत्मीनान के साथ मिलकर बातें करना था। लेकिन जब तक उनके घर के समारोह होते रहे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो वहाँ से जा चुकी थी। कैटर भी अपना सारा सामान लेकर जाने लगा। तभी मनोज को याद आया कि अरे सरला काकी भी तो उस दिन आई थी, मैं उनसे बाद में बात करूँगा सोचा, लेकिन उनसे बात ही नहीं कर पाया। क्यों ना इस कैटर से उनका एड्रेस पूछ लिया जाए, आखिर क्या हुआ है उनके साथ, ये तो पता लगाया जाए। वो दौड़कर उस कैटर के पास गया और उससे पूछा तो वो बोला, साहब मुझे नहीं मालूम वो बुढ़िया कहाँ रहती है, उसे जब जब ज़रूरत होती है वो सिग्नल के पास आकर बैठ जाती है, मैं उसे वहीं से उठाकर लेकर आता हूँ, फिर वो कहाँ जाती है मुझे नहीं मालूम। मनोज बोला, भाई वो जब भी मिले मुझसे ज़रूर मिलवाना। क्यों साहब, वो कोई ख़ास है क्या? मनोज ने उससे कहा, अब तुझे क्या बताऊँ भाई, वो ख़ास से भी ज़्यादा ख़ास है। तो फिर आपने उस दिन क्यों कुछ नहीं कहा उनसे? कैटर ने कहा, अरे सबके सामने उन्हें काकी कहकर संबोधित कर देता और मेरे रिश्तेदार बता देते तो वो तो शर्म के मारे मर ही जाती भाई, क्योंकि वो बहुत ही इज्जतदार और कुलीन परिवार से संबंध रखती हैं। क्या बात कर रहे हैं साहब? कैटर ने कहा,
हाँ भाई, तुझे यकीन नहीं होता तो सुन, उनका नाम सरला है। हम उन्हें सरला काकी कहकर पुकारते थे। वो अपने समय के सूबेदार की पत्नी हुआ करती थी। वो बहुत ही दयालु किस्म की महिला थी नहीं, बल्कि अभी भी वो बहुत दयालु है। कैटर बोला, हाँ साहब, ये बात तो आपने सही कहा। वो अम्मा जब जब काम पर आती हैं, वहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट और मज़ेदार बनता है कि लोग तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाते हैं। हमारे मजदूर के बीच भी कभी खटपट नहीं होती। इधर सरला जी के पति सूबेदार महर जी, जो कि अब नाम के ही सूबेदार रह गए थे, वो एक खंडहर नुमा मकान में जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। सरला जी उनके पास थोड़ा सा खाना रखकर उनके लिए दवाई लेने गई हुई थी। उसी समय उन्हें खांसी इतनी जोरों की आई, वे खांसी के अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाए और चारों हाथ पैर को छटपटाने लगे, जिसके कारण उनके पास रखा खाना भी नीचे गिरकर फैल गया, जो खाने लायक नहीं रह गया। जब सरला जी दवाई लेकर वापस आई तो देखा महर जी बेहोश पड़े हुए हैं और उनके आसपास रखे सामान बिखरे हुए हैं, तो वो बहुत घबरा गई। वो बदहवास सी रोती हुई ऑटो रिक्शा के लिए सड़क की ओर भागी ताकि उनके पति को जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर जा सके। तभी इत्तेफाक से मनोज अपनी कार से उसी तरफ किसी काम से जा रहा था। सरला जी को इतना भी ध्यान नहीं था कि सामने से कार आ रही है। वो मनोज की कार के सामने आ गई। ड्राइवर ने कार रोका और सरला जी के ऊपर चिल्लाने लगा, ए बुढ़िया, तुझे मरना है क्या? और अगर मरना भी है तो क्या मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी? चल हट बुढ़िया यहाँ से। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो सच में चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर गाड़ी। कहते हुए ड्राइवर ने गाड़ी एक तरफ लगाया। तभी मनोज ने देखा कि वो बुढ़िया कपकपाई हाथों से रोती हुई माफ़ी मांग रही है, तो उसे उन पर दया आ गई। जब वह पास जाकर देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। वो सरला जी को पहचान लिया। उसने उनका हाथ पकड़ा और एक किनारे में ले जाकर शांति से बैठाया और कहा, अरे सरला काकी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके पड़ोस में रहने वाला मनोज हूँ। मेरी माँ का नाम आशा है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। आप दोनों एकदम पक्की सहेली थी ना? अब कुछ याद आया आपको? सरला जी ने दिमाग पर जोर डाला। तब उन्हें याद आया कि ये वही मनोज है जो उनके बेटे राम और श्याम के साथ खेला करता था। उन्होंने अपने दोनों बेटों को जितना प्यार दिया था, उतना ही प्यार मनोज को भी दिया था। शायद उसी का प्रतिफल था जो मनोज उन्हें तीसरे बेटे के रूप में मिला था। जब मनोज ने उनकी ऐसी हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसने अपनी कसम दे दी तब सरला जी ने बताया, बेटा, छोटा बेटा श्याम तो विदेश में सेटल हो गया है, वहीं अपना घर परिवार बसा लिया है, इसलिए हम लोग बड़े बेटे राम के साथ ही रह रहे थे। लेकिन बड़ी बहू रंजना बहू नहीं बल्कि कसाई निकली। वो हमारे बेटे के रहते हुए तो हमें कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जैसे ही राम अपनी ड्यूटी पर जाता या किसी काम से बाहर जाता तो वो हम दोनों को इतना परेशान करती कि हमारा जीना दूभर हो जाता। वो ऐसा सब इसलिए कर पाती क्योंकि उसकी माँ रीता जी उसका साथ जो देती थी। वो हर बात के लिए उसे उकसाती कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तभी तू उस घर की महारानी बनकर रह सकती है, वरना तेरी सास तुझे नौकरानी बनाकर रख देगी। बहू भी उसी की बातों में आकर हम दोनों बुजुर्गों पर अत्याचार करने में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती थी। जैसे ही सुबह होती बहू मुझे घर के काम में लगा देती। वैसे ही राम के पिताजी को बाहर से दूध लाना, सब्जी लाना, बच्चों को स्कूल बस तक पहुंचाना, गार्डन की सफाई, सारे काम करवाती। और अगर हम दोनों में से किसी एक की भी तबीयत खराब हो जाती तो वो हमें काम ना करना पड़े इसलिए बहाने बनाने का इल्ज़ाम लगाती और कामचोर कहकर और भी ज़्यादा काम करवाती। और अगर हमने थोड़ी सी भी नानुकुर की तो वो हाथ भी उठा देती और धमकी देती कि अगर राम को बताया तो खाना पीना तो बंद ही कर देगी और वह इस घर में भी नहीं रहने देगी। हम दोनों बूढ़े हो चुके थे, इसलिए डरते थे कि अब इस उम्र में आखिर कहाँ जाएंगे, इसलिए राम से कुछ नहीं कहते थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन राम को ऑफिस की तरफ से किसी काम के सिलसिले से विदेश जाना था। वह 2 महीने बाद ही वापस आने वाला था। उसने मिठाई का डिब्बा लाकर सबसे पहले हमारे हाथ में थमाया और कहा, माँ, पिताजी, आपके बेटे का प्रमोशन होने वाला है, लेकिन 2 महीने के लिए विदेश जाना होगा। उसके बाद वापस आते ही मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मेरी तनख्वाह भी 3 गुना हो जाएगी। माँ, पिताजी, आप दोनों खुश तो हैं ना?
हम दोनों बेटे के विदेश जाने की बात सुनकर दुखी तो हुए, लेकिन उसकी तरक्की में बाधा हम कैसे बन सकते थे। इसलिए हमने उसे खुशी खुशी विदेश जाने के लिए आशीर्वाद दे दिया। हमारा बेटा अभी भी विदेश में ही है, लेकिन बहू ने बेटे के जाते ही इतना अत्याचार करना प्रारंभ किया। कहते हुए वो फपक कर रोने लगी। तभी मनोज ने कहा, अरे काकी आप रोइए मत, और काका कहाँ है? अब आपका बेटा आपके पास है, आपके दोनों बेटे विदेश में हैं तो क्या हुआ, ये तीसरा बेटा तो है ना आपके पास। अब ये समझ लीजिए कि आप लोगों के दुख के दिन खत्म। आगे बताइए कि भाभी ने आपके साथ और क्या किया। तभी सरला जी बोली, बेटा बहू ने घर की कामवाली को हटा दिया। सुबह सुबह मुझसे घर के सारे काम करवाती और मैं अपने ही घर के काम करने में कैसी शर्म करके खुशी खुशी कर भी रही थी। लेकिन तेरे काका की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें लगातार खांसी आ रही थी। राम जब घर में था तभी से खांसी आ रही थी। उसने अपने पिता के इलाज के लिए कहा भी, लेकिन बहू ने कहा, अरे आपको बाबूजी के इलाज के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं अच्छी तरह से देखभाल कर रही हूँ बाबूजी और माँ की। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? क्या ये सिर्फ आपके ही माँ बाबूजी हैं? और हमें धमकी दे रखी थी कि अगर हमने मुंह भी खोला तो वो हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। इसलिए हम लोग डर के कारण राम से कुछ भी नहीं बोल पाए और उसके सामने खुश रहने का नाटक करने लगे। एक दिन बहू ने अपनी सारी सहेलियों को बुलाकर घर में किटी पार्टी रखी थी, जिसमें उसकी माँ और बहन लोग भी आए हुए थे। तेरे काका को बहू ने कहा था कि वह अपने कमरे से ना निकले और मुझे रसोई में उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए लगा दिया। मैं नाश्ता बनाने में लग गई और उधर तेरे काका को इतनी खांसी आई कि उन्हें उल्टियाँ होने लगी। वह पानी मांगने के लिए बाहर निकल गए और थोड़ी उल्टी बाहर भी हो गई। अब क्या था, बहू का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने गुस्से से आंखों के इशारे में मुझे उन्हें अंदर ले जाने के लिए कहा। मैं जल्दी जल्दी उन्हें पकड़कर अंदर ले गई, उन्हें पानी दिया और उनकी उल्टी को साफ किया। उसकी सभी सहेलियां नाक भूं सिकोड़ने लगीं। किसी ने कहा, छी छी यार रंजना, तू इन गंवारों के साथ कैसे रह लेती है। किसी ने कहा, अरे यार ये लोग तो नौकर रखने लायक भी नहीं हैं, फिर तू इन्हें क्यों झेल रही है। किसी ने कहा, यार मैं तो ऐसे खुसट लोगों को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी किसी ने कहा, यार रंजना, आखिर ये लोग हैं कौन जो क्यों इन्हें अपने माथे पर बैठा कर रखी है। तभी बहू ने कहा, यार ये लोग मेरे पति के गांव के लोग हैं, ये गरीब हैं, इसलिए मेरे पति ने इन पर तरस खाकर नौकर के रूप में काम पर रख लिया है। लेकिन बस अब और नहीं, अब तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता इनका नखरा। लेकिन तुम लोग इन गंवारों के कारण अपना मूड खराब मत करो यार, चलो अपना पार्टी एंजॉय करते हैं। कहते हुए बहू ने सभी के साथ उस दिन की पार्टी एंजॉय तो किया, लेकिन पार्टी खत्म होते ही वो मुझसे बोली, ए बुढ़िया चल उठ और सारे बर्तन साफ कर। और इधर तेरे काका की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी कि उन्हें छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए मैंने भी कह दिया, बहू तेरे बाबूजी की तबीयत इतनी ख़राब है और तुझे सिर्फ काम की ही पड़ी है, काम तो बाद में भी हो जाएंगे। बहू चलो पहले तुम्हारे बाबूजी को अस्पताल लेकर चलते हैं, उनकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई है। थोड़ी तो दया कर बहू। मैं बहू के सामने हाथ जोड़े मिन्नतें करती रही, लेकिन पत्थर दिल बहू मुझ पर दया करने की बजाय मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर लाने लगी और कहने लगी, काम चोर कहीं के, बुढ़े ने ज़्यादा खा लिया तो उसने उल्टी कर दिया और तू काम करने से बचने के लिए बुढ़े की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर काम से बचना चाहती है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम दोनों की चालाकी को। कहते हुए बहू ने मुझे सारे बर्तन साफ करने के लिए कहकर मेरे हाँ कहने पर ही मेरे बाल छोड़े। मैं रोती रही और सारे बर्तन साफ किए, और जब फिर से सारे घर की साफ सफाई करने के लिए बोली तब तेरे काका ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू कुछ तो रहम कर अपने बूढ़े सास ससुर पर, मुझे अस्पताल लेकर चलो, वाकई मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तभी बहू की माँ बोली, देख बेटी अभी तो दामाद जी भी घर पर नहीं है और तू कहाँ से पैसे लाएगी इन बुढ़े बुढ़िया के इलाज के लिए। ऐसा कर इन्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकाल कर फेंक दे, तेरी बला से कहीं भी जाएं और कहीं भी मरें, तुझे क्या। दामाद जी आएंगे तो कह देना इन दोनों ने तुझसे झगड़ा करके घर से सोना चांदी और सारे रुपए पैसे चोरी करके रात के अंधेरे में कहाँ चले गए, तुझे पता ही नहीं चला। तभी बहू की बहन भी बोली, हाँ दीदी ये सही आइडिया दिया मम्मी ने, और तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर क्या था, बहू भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो भी
अपनी माँ और बहन की बातों में आकर हम दोनों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब बाहर ठंड होने के कारण तेरे काका की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैंने एक रिक्शे को रुकवाकर तेरे काका को उसमें बैठाया और सरकारी अस्पताल में ले गई। वहाँ जाकर पता चला कि उन्हें टीबी और शुगर हो गया है। शुगर के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है बेटा। सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर हैं, विनय चोपड़ा, जिन्हें तेरे काका ने बचपन में पढ़ने के लिए पैसे दिए थे, जिसकी बदौलत ही वो पढ़ाई में आगे बढ़ पाया था। वो भी तेरे काका को तुरंत ही पहचान लिया, इसलिए उस डॉक्टर ने उनका इतना अच्छा इलाज किया कि वो अब बहुत हद तक ठीक हो गए। लेकिन भूख पर अभी भी उनका काबू नहीं है बेटा, और हमारी आय का कोई भी साधन नहीं है कि मैं उन्हें समय पर पौष्टिक खाना दे सकूं। मनोज ने कहा, तो काकी, डॉक्टर विनय ने आप लोगों के इलाज के अलावा और कोई सहायता नहीं की? नहीं बेटा, विनय तो कह रहा था कि हम उसके घर पर ही जाकर रहें, लेकिन तेरे काका की खुददारी ने रोक लिया और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन डॉक्टर विनय ने कहा है कि हमें अगर कोई भी परेशानी होती है तो उसे बताएं, लेकिन हमने उसे कुछ भी नहीं बताया। ये सब तो हम तुझे भी नहीं बताने वाले थे, लेकिन नसीब को यही मंजूर था, इसलिए शायद तेरे सामने ये बात खुल गई, वरना हमारी उम्र ही कितनी बची है। अब हमें अभी भी मौत आ जाए तो कोई गम नहीं है बेटा। मनोज थोड़ी देर तक तो सोचता रहा, फिर बोला, काकी आप मेरी कार में बैठिए और काका कहाँ हैं, हमें वहीं ले चलिए। तभी सरला जी ने एक टूटे फूटे खंडहर हो चुके मकान के पास उन्हें ले गई, जहाँ उनके पति सूबेदार महेश जी दर्द से कराह रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे खांस भी नहीं पा रहे थे। मनोज ने जब उनकी हालत देखा तो अपने आंसू रोक नहीं पाया। वह उन्हें जल्दी से उठाया और फिर से उसी डॉक्टर विनय चोपड़ा को फ़ोन लगाया और उनकी तबीयत के बारे में बताया। तो डॉक्टर विनय चोपड़ा भी बिना देरी किए उनके इलाज के लिए तैयार हो गया। मनोज ने डॉक्टर चोपड़ा को भी उनकी हालत के बारे में बता दिया। तभी दोनों ने मिलकर उनके रहने की व्यवस्था की। अब दोनों ने मिलकर महेश जी की इतनी सेवा की कि वह बहुत जल्दी ठीक हो गए। अब तो महेश जी ने डॉक्टर साहब और मनोज दोनों के सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि वह कुछ काम करना चाहते हैं ताकि वो अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सकें। उनकी बातों को सुनकर उन दोनों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि अब उनकी उम्र काम करने की नहीं रह गई है। आपके बेटों ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, हम दोनों आपके बेटे आपके दो भुजाओं के समान हैं, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन महेश जी ने कहा, बेटा तुम्हारे विचारों और तुम्हारे प्यार से सराबोर प्रस्तावों का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम ही सोचो, जो इंसान जीवन भर काम करके खाया हो और वो अभी से आराम फरमाए तो बताओ उसके हाथ पैर जाम नहीं हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए छोटे मोटे काम ढूंढ दो। तब मजबूरन मनोज ने अपने पास ही उन्हें काम पर रख लिया। मनोज उस शहर का जाना माना व्यापारी था, इसलिए उसने एक शोरूम को महेश जी के हिस्से में डाल दिया कि वही उस शोरूम का लेन देन हिसाब किताब देखेंगे। बाकी और अन्य कामों के लिए सुपरवाइज़र और भी अन्य वर्कर रखे हुए थे। महेश जी अनुभवी व्यक्ति थे, उनके अनुभव से वो शोरूम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि मनोज की सारी प्रॉपर्टी में से सबसे कीमती और नंबर 1 पोजीशन में वही शोरूम हो गया। उस शोरूम का नाम बच्चा बच्चा जानता था। एक दिन उस शोरूम में बम्पर ऑफर निकाला गया, इसलिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जो भी ब्रांडेड चीज़ें थी सभी के दाम आधे कर दिए गए थे। इस भीड़ में महेश जी के बेटे बहू भी आए हुए थे, क्योंकि जब से उनकी बहू रंजना ने उन्हें घर से बाहर निकाला था तभी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। राम की ड्यूटी भी छूट गई थी। अब रंजना को घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। वह दोनों तो ऑफर के लालच में कम दाम में कुछ अच्छा मिल जाए इसलिए इतने बड़े शोरूम में आए थे। बम्पर ऑफर शुरू होने के पहले पूजा अर्चना की जानी थी और चीफ गेस्ट के हाथों फीता भी कटवाना था। लोग बड़े उत्साहित थे कि कौन है वो शख्स जो इतने बड़े शोरूम का फीता काटेगा। जब पूजा अर्चना हो गई तब तो मनोज और उसके परिवार के सभी लोगों ने पूजा अर्चना की, लेकिन जब फीता काटने की बारी आई तो महेश जी और सरला जी चमचमाती कार से उतरकर सीधे वहां पहुंचे जहां चीफ गेस्ट के आगमन का अनाउंसमेंट हो रहा था। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सभी ने उनका स्वागत बहुत ही उत्साह के साथ किया। राम ने जब अपने पिताजी को नए सूट में और अपनी माँ को चमचमाती सिल्की की साड़ी पहने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
वहीं रंजना को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि उसके ही सास ससुर हैं, जो कुछ दिनों पहले फटे हाल थे, लेकिन आज उन्हें इस रूप में देखकर उसकी आंखों के सामने तो अंधेरा छाने लगा। राम लपक कर अपने पापा के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश की तो सोचा, लेकिन फिर इतने बड़े समारोह में इस तरह मिलना उसे ठीक नहीं लगा और वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। फिर थोड़ी देर बाद महेश जी को माइक दे दिया गया लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए, ताकि उन्हें भी हौसला मिले। उन्होंने कहा, इंसान को किसी भी उम्र में हार नहीं मानना चाहिए बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जो निरंतर प्रयास करता रहता है वो एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाता है। जिस प्रकार नदी का पानी बहता रहता है तो वो हमेशा साफ रहता है, और वहीं तालाब का पानी एक ही जगह स्थायी रहता है, जिसके कारण उस पानी से बदबू आने लगती है। इसीलिए अपने समय को सही जगह इस्तेमाल करते रहना चाहिए। फिर देखिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। उनके इतना कहते ही फिर से एक बार पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब महेश जी और सल्ला जी दोनों अपने केबिन की ओर जाने लगे तो राम उनके पीछे पीछे दौड़कर जाने लगा और पिताजी कहता हुआ चिल्लाने लगा। तभी उनके पीछे चल रहे उनके सेक्रेटरी बोला, अरे आप कौन हैं और कैसे पिताजी कहकर चिल्ला रहे हैं? तभी राम रोता हुआ बोला, जो साहब सामने जा रहे हैं वही मेरे पिताजी हैं, प्लीज़ उनसे मेरी बात करवा दो। तभी सेक्रेटरी बोला, अच्छा पैसे वाला देखा नहीं कि आपको रिश्ते याद आ गए, चलिए यहाँ से। हो सकता है आपके पिताजी की शक्ल इनसे मिलती होगी, लेकिन ये आपके पिताजी नहीं हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है उनके बेटे तो हमारे मालिक मनोज सर और डॉक्टर विनय सर हैं। मनोज और विनय नाम सुनकर राम दंग रह गया और उसने उसे सेक्रेटरी का पैर पकड़कर बोला, भाई मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरे पिताजी हैं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, प्लीज़ आप एक बार उनसे मेरी बात करवा दीजिए। तभी महेश जी अपने सेक्रेटरी को पास में ना पाकर बेल बजाई तो वो दौड़कर उनके पास गया। महेश जी बोले, कहाँ रह गए थे बेटा तुम? तब उसे सेक्रेटरी ने वो सारी बातें बताई जो राम ने उससे कही थी। महेश जी सल्ला जी की ओर देखकर आंखों के इशारे से पूछे, क्या करूं? सल्ला जी की ममता ज़्यादा देर तक कठोर नहीं रह सकी, अंततः वो पिघल ही गई और उन्होंने माँ की स्वीकृति देखी थी। महेश ने इशारे से हाँ कह दिया। राम दौड़ कर आया और अपने पिता के कदमों में गिर गया, माँ को गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, माँ पिताजी आप दोनों रात के अंधेरे में कहाँ चले गए थे और अपने सारे गहने रुपए पैसे चोरी करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है क्या? तभी सरला जी मारे क्रोध के अपने सीने से लगाए अपने बेटे को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो एक दीवार से जा टकराया। फिर सरला जी ने कहा, अरे दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आई अपने जन्मदाता माँ बाप पर उंगली उठाते हुए, इतना गंदा इल्ज़ाम लगाते हुए? तेरा इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले हमारे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? और तुझ जैसे नमक हराम बच्चों को देखने से पहले हमारी आंखें फूट क्यों नहीं गई? अगर अपनी सलामती चाहता है तो तू यहाँ से अभी के अभी निकल जा, वरना गार्ड को बुलाकर इतना धक्के मार मार कर बाहर निकलवाऊंगी कि शायद सांस लेने के लायक और पानी पीने के लायक भी ना बचेगा। माँ की ऐसी तीखी बातें सुनकर राम दंग रह गया। मतलब रंजना ने उसे झूठ कहा था। तब उसने अपने माँ बाप को रो रो कर बताया कि वो 2 महीने बाद जैसे ही विदेश से आया, उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसके माँ बाप रात के अंधेरे में ही घर में जितना भी सोना चांदी रुपए पैसे रखे हुए थे, सारे धन को चुरा कर रातों रात कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। और बदनामी के डर से उसने पुलिस को कंप्लेंट नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो विदेश से वापस आ रहा था, जितना भी काम किया हुआ था वो एक पेन ड्राइव में रिकॉर्ड था। वो पेन ड्राइव भी चोरी हो गया, जिसके कारण उसे उसकी कंपनी से निकाल दिया गया। अब तो उन्हें भरपेट खाने के लिए भी बहुत ही जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। तभी वहाँ मनोज आ गया और राम से कहा, अरे तुम कौन हो भाई और मेरे पिताजी के केबिन में क्या कर रहे हो? राम बोला, मनोज भाई तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं राम, तेरे बचपन का यार। हम दोनों बचपन में एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे यार। हाँ, और आज बेबी आने के बाद दोस्त क्या, माँ बाप को भी भूल गया? कहकर मनोज ने राम को 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए। तभी महेश जी बोले, हाँ बेटा, ये काम मुझे पहले ही कर देना था, तब शायद हम लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती और ना ही हम लोग चोर कहलाते। इसने एक बार भी अपने माँ बाप को ना ही ढूंढने की कोशिश की, ना ही ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या सच में इसके माता पिता चोरी कर सकते हैं या कोई और।
अब राम को समझ में आ गया कि उसकी पत्नी की माँ और बहन नए नए गहने और कपड़े कहाँ से पहनते हैं। तब मनोज ने उसे कुर्सी पर बैठाया और वह सारी बातें बताई कि किस तरह से उसके माँ पिताजी को उसकी पत्नी ने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये दोनों बुजुर्ग बीमारी की हालत में भी कितने परेशानियों का सामना करके आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अब राम को सारा माजरा समझ गया कि रंजना उसकी माँ और उसकी बहन की चाल थी और उसे झूठे बोल दिया गया कि राम जब अपने पिता के केबिन में आ गया तब रंजना अपनी बहन और माँ के साथ थी। उसने जैसे ही अपने सास ससुर को इतने बड़े पोजीशन में देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका पूरा शरीर शिथिल पड़ गया। वो वहीं लुढ़क गई। उसकी माँ बहन शॉपिंग करना छोड़कर उसे अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि उसे लकवा हो गया है, जिसके कारण ना ही वो बोल पा रही थी और ना ही वो हाथ पैर हिला पा रही थी। अब राम गुस्से से घर गया तो देखा रंजना घर पर नहीं है। उसने देर तक इंतजार किया। जब देर रात तक वो घर नहीं पहुंची तो उसने अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने रंजना को अस्पताल लाया है और उसे लकवा हो गया है। राम जब अस्पताल पहुंचा तो रंजना सिर्फ आंसू बहा रही थी। वो ना बोल पा रही थी ना ही हाथ पैर हिला पा रही थी। तभी राम ने इसकी सूचना अपने माँ को दिया। सल्ला जी अस्पताल पहुंची तो रंजना अपराध सी सिर्फ आंसू बहा रही थी। सल्ला जी ने डॉक्टर विनय को उसका इलाज करने के लिए कहा और वह जल्दी ही ठीक भी हो गई। अब रंजना अपने सास ससुर से उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। राम भी अपने माँ पिताजी को अपने साथ चलने के लिए कहता रह गया, लेकिन वो दोनों उनके साथ नहीं गए। लेकिन हाँ, महेश जी ने अपने बेटे राम को अपने शोरूम में मैनेजर के पद पर काम में रख लिया, लेकिन रिश्ता ऐसा रखा सिर्फ एक मालिक और एक नौकर का। अब रंजना को हमेशा आत्मग्लानि हो रही थी। वो कभी भी अपने सास ससुर से आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसकी नज़रें अब हमेशा झुकी हुई रहती थी। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।